नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान संगम पर। दोस्तों, आज हम मुगल वंश के बारे में चर्चा करने वाले हैं। मुगल वंश के प्रथम शासक बाबर के बारे में इस वीडियो में हम पूर्ण रूप से चर्चा करेंगे तथा जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उसके बारे में भी अब चर्चा करेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम आपको बता दें, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन पे आपको व्हाट्सएप नंबर मिलेगा। आप वहाँ पे डायरेक्ट मैसेज करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम मुगल वंश समझेंगे। मुगल वंश की स्थापना कैसे हुई, किसने की तथा कब से कब तक इसका शासनकाल हुआ, तो आदि के बारे में हम पहले चर्चा करेंगे। इसके बाद हम विस्तार से बाबर के बारे में चर्चा करेंगे, उनके प्रमुख युद्ध के बारे में, तथा अंतिम कड़ी में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में चर्चा करेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो में और लास्ट तक जुड़े रहिएगा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मुगल वंश। तो अगर मुगल वंश की बात करें तो 1526 से 1857 तक मुगल वंश ने भारत पर राज्य किया। मुगल वंश की शुरुआत अप्रैल 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुए पानीपत के युद्ध के बाद हुई थी। इस युद्ध में जीत के बाद भारत ने दिल्ली सल्तनत के शासनकाल का खात्मा हुआ और मध्यकालीन भारत में मुगल वंश की नींव रखी गई। इसके बाद करीब 18वीं शताब्दी देश में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम तक मुगलों ने उपमहाद्वीप पर राज किया। तो सर पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। इसके बाद ही भारत पर मुगल वंश की नींव डाली गई थी बाबर के द्वारा 1526 में। चलिए अभी हम विस्तार में इसके आगे पढ़ेंगे। तो देखिए, एक हम दृष्टि देख लेते हैं मुगल वंश में कौन कौन से राजा हुए। ठीक है, इंपॉर्टेंट, ठीक है, जो महत्वपूर्ण थे। तो सबसे पहले देखिए, बाबर मुगल वंश का संस्थापक बाबर ही था, जो कि 1526 में पानीपत के युद्ध में आया था और इब्राहिम लोदी को हराकर यहाँ पे मुगल वंश की स्थापना की थी। तो 1526 से 1530 तक बाबर ने किया। ठीक है, अगला है 1530 से 1556 तक जो है हुमायूं ने किया। ठीक है, 1556 तक हुमायूं ने किया। अगला है 1556 से 1605 तक अकबर ने, 1605 से 1627 तक जो है जहांगीर ने किया शासन, 1627 से 1658 तक शाहजहां ने और 1658 से 1707 तक औरंगजेब ने किया। वैसे मुगल काल जो है 1857 तक था, लेकिन जो औरंगजेब तक जो है महत्वपूर्ण माना जाता है। चलिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे बाबर के बारे में। तो बाबर का वास्तविक नाम क्या था, बहुत लोगों को नहीं पता होता है। और देखिए, कंपटीशन का ज़माना है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये तो आप पीडीएफ ले लीजिएगा, या आप नोट्स बनाइए। तो बाबर का वास्तविक नाम, तो बाबर का वास्तविक नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। इसने कब से कब तक शासन किया, तो इसने 1526 से 1530 तक शासन किया। मुगल वंश का संस्थापक बाबर को माना जाता है। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को फरगना के एक छोटे से राज्य में हुआ, जो कि अब कहाँ, उज्बेकिस्तान में है। ठीक है, इसके पिता उमर शेख मिर्जा तैमूर वंशज तथा माता कुतलुग निखार खूनुम मंगोल वंशज से चंगेज खां की वंशज थे। ठीक है, ये चंगेज खां के क्या थे, वंशज थे। अगला हम देखें, अगला पॉइंट है हमारा 1494 में पिता की मृत्यु के बाद मात्र 11 वर्ष की आयु में फरगना का शासक बना। कौन फरगना का शासक बना, तो ये बाबर जो है फरगना का शासक बना मात्र 11 वर्ष की आयु में। बाबर का जो है प्रारंभिक संघर्ष देखते हैं। तो सबसे पहले उसका प्रारंभिक संघर्ष क्या था, तो सबसे 1494 में समरकंद को जीतने का प्रयास किया, परंतु वह असफल रहा। पहला प्रयास है। दूसरा प्रयास है 1497 में वह समरकंद को जीता, लेकिन मात्र 100 दिनों तक राज्य किया और उससे वह छीन लिया गया। फिर 1501 में वह पुनः समरकंद को जीता और किसने 8 वर्षों तक, उसने 8 महीनों तक शासन किया। चौथा पॉइंट है 1504 में काबुल और गजनी को जीता। इसके बाद 1507 में वह पातशाही की उपाधि धारण की। तो पातशाही की उपाधि कब धारण की, 1507 में उसने पातशाही की उपाधि धारण की। किसने, बाबर ने। अगला है 1511 में एक बार पुनः समरकंद पर आक्रमण किया। एक बार उसने क्या किया, पुनः समरकंद पर आक्रमण किया और इस बार 1512 में इसे खो बैठा। मध्य एशिया में सफलता के बाद वह भारत की ओर बढ़ा।
अब भारत की ओर बढ़ता है, तो भारत के अभियान के बारे में चर्चा करेंगे। तो भारतीय अभियान उसके क्या हैं? तो भारतीय अभियान में सबसे पहले शुरू होता है 1519। 1519 में भारतीय सीमा क्षेत्र बजौर तथा भेरा को उसने जीता। 1529 में पेशावर को जीता। 1520 में बजौर भेरा पंजाब के सियालकोट पाकिस्तान पर अधिकार किया तथा 1524 में इसने लाहौर सहित लगभग पंजाब के अधिकांश भागों को जीत लिया। तो 1524 तक यहाँ बात हो गई। हमारी लड़ाई पानीपत की कब थी? 1526 में। तो देखिए 1526 की लड़ाई कैसे हुई, बाबर ने कैसे भाग लिया, किसने उसको भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। देखिए पानीपत के प्रथम युद्ध के लिए बाबर को निमंत्रण पंजाब का सूबेदार दौलत खां लोधी, इब्राहिम लोधी के चाचा आलम खां लोधी तथा मेवाड़ के शासक राणा सांगा ने दिया। तो इसको निमंत्रण भेजा था। इसी के चलते जो है बाबर पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ने आया था। तो देखिए एक बार युद्ध के जो बाबर के प्रमुख युद्ध थे उसके एक दृष्टि डालते हैं। तो सबसे पहले पानीपत का प्रथम युद्ध था, इब्राहिम लोधी को पराजित किया था। 1527 में खानवा के युद्ध राणा सांगा को पराजित किया। 1528 में चंदेरी के युद्ध हुआ था, मोदनी राय को पराजित किया था। और जो है 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ था, जो महमूद लोधी को उसने पराजित किया था। 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई थी। तो 26 से 29 तक उसके युद्ध हुए थे और बाबर किसी भी युद्ध में पराजित नहीं हुआ था। उसने सब युद्ध में लोगों को, अन्य राजाओं को पराजित किया था और 30 में उसकी जो है मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध। तो पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? अभी मैंने आपको बताया, विजेता कौन था ये भी बताया। चलिए दोबारा पढ़ लेते हैं। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था इसके बारे में चर्चा करेंगे। पानीपत का प्रथम युद्ध अप्रैल 1526 पानीपत के निकट लड़ा गया था। पानीपत के प्रथम युद्ध में ही भारत में मुगल वंश की नींव रखी गई थी। इसमें इब्राहिम लोधी को हराकर बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रख दी थी। यह उन लड़ाइयों में से एक थी जिसमें मुगलों ने बारूद, आग्नेयास्त्रों तथा तोपों का उपयोग किया था। तो इसी युद्ध में मुगल ने यानी कि बाबर ने तोपों का भी और बारूद का उपयोग किया था। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और दिल्ली के लोधी वंश के सुल्तान इब्राहिम लोधी के बीच लड़ा गया। तो किसके किसके अगर बीच लड़ा गया बात की जाए तो लोधी, इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच लड़ा गया था। इसमें विजेता कौन था? इसमें बाबर विजेता था। ठीक है, इस इब्राहिम लोधी को हराकर बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी। इस युद्ध में बाबर ने लोधी को परास्त किया था। अगर सैन्य बल की बात करें, दोनों तरफ के सैन्य बल क्या था, यानी कि लोधी का सैन्य बल और बाबर का सैन्य बल क्या था, इसकी अगर बात करें तो देखिए बाबर की सेना में लगभग 15,000 सैनिक थे और 20 से 24 तोपें थी। वहीं लोधी की सेना की बात करें तो 80,000 क्या थे सैनिक थे और 1 लाख सैनिक थे। 80 से 1 लाख सैनिक थे और कम से कम 1,000 हाथी थे। फिर भी जो क्या हो, इब्राहिम लोधी हार गया। क्यों हार गया? क्योंकि बाबर के पास तोपें थी और वो युद्ध को थोड़ा सा अपनी समझदारी से लड़ा, इसलिए वह विजयी हुआ इस युद्ध में, पानीपत के प्रथम युद्ध में। बाबर की रणनीति क्या थी? तो पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने उज्बेकों की युद्ध नीति, तुलगमा नीति, तोपों से सजाने के लिए उस्मानी विधि का प्रयोग किया। उस्मानी विधि मतलब कि चारों तरफ से सेना को घेर के तोप के गोले उस पर बरसाना, उस्मानी विधि का प्रयोग किया। इसी विधि के चलते ही बाबर ने यह युद्ध जीत पाया था। तो ये आपसे पूछा जाएगा कि बाबर ने उस्मानी विधि का उपयोग किस युद्ध में किया था? तो पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था। इसी में गोला बारूद का भी उपयोग बाबर ने किया था। चलिए, पानीपत के प्रथम युद्ध जीतने के बाद बाबर ने जनता में चांदी के सिक्के बंटवाए थे, जिस कारण जनता ने कलंदर यानी कि दानी की उपाधि दी। पानीपत का प्रथम युद्ध जीतने के बाद जो है बाबर ने जनता में चांदी के सिक्के खुश होकर बंटवाए और जनता ने इसे कलंदर यानी कि दानी की उपाधि दी। अब आता है खानवा का युद्ध। तो खानवा का युद्ध पढ़ेंगे। हमने पानीपत का प्रथम युद्ध पढ़ा 26 में, 27 में खानवा का युद्ध है। ठीक है, खानवा का युद्ध। पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद बाबर ने यह निर्णय लिया कि वह अब भारत में स्थायी रूप से रहेगा। जैसे ही बाबर ने भारत में रहने की योजना बनाई तो राणा सांगा ने इसका विरोध किया। 1527 में खानवा आगरा के समीप युद्ध हो गया। तो जो खानवा का युद्ध था 1527 में किसके किसके बीच हुआ? बाबर और राणा सांगा के बीच यह युद्ध हुआ था। इसमें विजेता कौन था? बाबर विजेता था। 26, 27, 28, 29 जितने भी युद्ध हुए इसमें बाबर विजेता था, बाबर हारा नहीं।
बाबर ने अपने सैनिकों का जो मनोबल बढ़ाने के लिए क्या किया दोस्तों, सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए एक टैक्स लगता था, यानी कि एक कर लगता था सैनिकों के ऊपर, तमगा कर, यानी कि तमगा नामक टैक्स लगता था, उसको क्या किया उसने हटा दिया। तो जिससे क्या हुआ, सैनिकों पे मनोबल बढ़ गया कि हमारा राजा जो हमारे बारे में सोचता है, तो उनका मनोबल सैनिकों का बढ़ गया। इस युद्ध में बाबर ने जिहाद शब्द का उपयोग किया। बहुत पूछा जाता है, याद रखिए जिहाद शब्द का उपयोग किस युद्ध में हुआ, खानवा के युद्ध में हुआ था। जिहाद मतलब कि धर्म के लिए युद्ध है। बाबर ने सेना को बताया कि आप जिहाद के युद्ध कर, अपनी धर्म के लिए युद्ध कर रहे हैं। इस युद्ध में बाबर ने अपने सैनिकों पर मदिरा पीने से भी रोक लगा दिया था। जितने मदिरा के डिब्बे थे उसने बाबर ने नष्ट कर दिए थे और रोक लगा दिया था। बाबर की सेना पूरी बहादुरी से लड़ी और इसमें बाबर की क्या हुई, जीत हुई। इस युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। तो किस युद्ध के बाद, खानवा के युद्ध के बाद बाबर ने किसकी उपाधि धारण की, गाजी की उपाधि धारण की। इसको भी आप लोग याद रखिए। कब हुआ था, 1527 में हुआ था। ठीक है, अगला है 28 में, देखिए दोस्तों है चंदेरी का युद्ध। तो चंदौरी का युद्ध कब हुआ था, तो 1528 में मेदिनी राय और बाबर के बीच हुआ था, जिसमें विजेता कौन था, बाबर था। मैंने आपको बता चुका हूँ कि चाहे पानीपत का युद्ध हो, खानवा का युद्ध हो, चंदेरी का युद्ध हो, घाघरा का युद्ध में बाबर कभी पराजित नहीं हुआ। तो किसके किसके बीच हुआ चंदेरी का युद्ध, 1528 में मेदिनी राय तथा बाबर के बीच हुआ। मेदिनी राय को परास्त करके बाबर ने दो पुत्रियों, यानी कि जो मेदिनी राय की दो पुत्रियां थीं, अपने दो पुत्रों हुमायूं और कामरान को भेंट कर दिया। ठीक है, अब है घाघरा का युद्ध। तो 1529 क्रम से दोस्तों याद रखिएगा। तो अगला है घाघरा का युद्ध। तो 1529 में इसने घाघरा के युद्ध में बिहार तथा अफगान की सेना पराजित कर दिया। इसका नेतृत्व महमूद लोदी ने किया, किंतु बाबर ने अफगानों का पूर्ण सफाया नहीं किया। यही बचे हुए अफगान सैनिक हुमायूं के लिए खतरा बनकर सामने आए। तो किसके किसके बीच हुआ था दोस्तों, बिहार तथा अफगान सेना के बीच हुआ था घाघरा का युद्ध। अफगान सेना के बीच हुआ था 1529 में। इसमें विजेता कौन था, बाबर था। लेकिन जो बाबर जो था अफगानों को पूरी तरह साफ नहीं किया, उनको पूरी तरह पराजित तो कर दिया, लेकिन उनका खात्मा नहीं किया। यही अफगान आगे चल के जो हुमायूं के लिए खतरा बनते हैं, आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, अगला है, अब देखिए 1529 तक युद्ध हो गए, बाबर विजयी रहा। अब 1530 में बाबर की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो करीब 48 वर्ष की आयु में 26 दिसंबर 1930 में आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई। प्रारंभ में बाबर के शव को आगरा में दफनाया गया था, परंतु बाद में काबुल में उसे द्वारा चुने गए स्थान पर उसके शव को दफनाया गया। देखिए जो शुरू में था उसके शव को कहाँ दफनाया गया, आगरा में दफनाया गया। लेकिन जो बाबर था हुमायूं से अपनी इच्छा बता के गया था कि मुझे कहाँ, काबुल में अपनी जगह एक चिन्हित करके गया था कि यहाँ दफनाया जाए। बाद में हुमायूं ने क्या किया, उसके शव को वहीं काबुल में दफनाया। तो सबसे पहले आगरा में, इसके बाद उसके शव को काबुल में वहाँ से ले जाकर दफनाया गया। ठीक है, अगला कुछ अब महत्वपूर्ण तथ्य हम पढ़ेंगे। ठीक है, बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजू के बाबरी की तुर्की में रचना की। तो बाबर ने अपनी आत्मकथा की रचना स्वयं की थी। उसकी किस भाषा में, तुर्की भाषा में रचना की थी। बाद में इसका अनुवाद फारसी भाषा में हुआ, जिसका अनुवाद फारसी भाषा में अब्दुल रहीम खान खाना ने किया, जो कि बाबरनामा के नाम से बाद में ये जानी गई। बाबर की भारत में सफलता का मुख्य कारण उसका तोपखाना था। ठीक है, तोपखाना के कारण ही वो जो है पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ पाया था। ठीक है, बाबर के तोपखाने की देखभाल का दायित्व उस्ताद अली व एवं मुस्तफ़ा नामक दो तुर्की अधिकारियों के हाथों में था। बाबर ने पानीपत की विजय के बाद काबुल वासियों को शाहरुख नामक चांदी के सिक्के दान किए। तो किस नामक चांदी के सिक्के दान किए थे, इसको याद रखिए, शाहरुख नामक। ठीक है, शाहरुख नामक चांदी के सिक्के दान किए थे। पूछा जाएगा आप लोगों से, आप लोग एकदम स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बना लीजिए, फिर पीडीएफ ले लीजिएगा। तो देखिए हमने मुगल वंश को देखा कहाँ से कहाँ तक था। मैंने आपको बताया 1526 से 1857 तक था। ठीक है, ये आपको मैंने बताया। इसके बाद पूरा बाबर के बारे में हमने पढ़ा, क्योंकि बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी 1526 में। बाबर के बारे में हम पढ़ लिया दोस्तों। अगले हम हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे। पूरा मुगल वंश एक राजा को लेकर, एक शासक को लेकर पूरा हम पढ़ेंगे। वीडियो लंबी ना हो इसलिए एक एक के बारे में हम चर्चा करेंगे। अब हम आते हैं अपनी अंतिम कड़ी की ओर। हमारी अंतिम कड़ी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, तो 1526 में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। आप लोगों के लिए, अगर आप वीडियो यहाँ तक देखो तो आप लोगों के लिए सरल क्वेश्चन है।
तो किस साम्राज्य को परास्त करके बाबर ने जो है साम्राज्य की नींव डाली थी? मुगल साम्राज्य की। तो सही उत्तर होगा लोधी वंश। तो ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो आप लोगों को बताना है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो आप लोगों को देखिए ये तो पता होगा 1526 में हुआ था, और यहाँ पे देखिए 1529 में हुआ नहीं था, 28 में हुआ नहीं था, और 27 में हुआ नहीं, तो 1526। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 21 अप्रैल 1526 में जो है पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है, बाबर ने किस तुलुगमा नीति का प्रयोग किस युद्ध में जो है प्रसिद्ध तुलुगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? तो किस युद्ध में किया गया था? देखिए सारे क्वेश्चन पूछे, यूपी पीसीएस 2018 में पूछा गया प्रश्न है। तो किस युद्ध में किया था? तो पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, खानवा का युद्ध किस किसके बीच हुआ? देखिए एनटीपीसी 2021 में पूछा गया प्रश्न है, खानवा का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तो खानवा का युद्ध दोस्तों बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? ये देखिए बीपीएससी 2020 में पूछा गया प्रश्न है। तो चंदेरी का युद्ध जो है दोस्तों 29 जनवरी कब हुआ था? 29 जनवरी 1528 में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है, बाबर ने काबुल में चांदी का सिक्का किस नाम से चलाया था? मैंने अभी आपको बताया चांदी का सिक्का किस नाम से चलाया था? तो शाहरुख नाम से चलाया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाबर ने तुजू के बाबरी नामक अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी थी? देखिए ग्रुप डी 2018 का पूछा गया प्रश्न है। तो किस भाषा में लिखी थी? तुर्की भाषा में लिखा था, और तो बाद में रहीम खान खाना ने इसका अनुवाद किया था। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी? आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों कैसी लगी आप लोग कमेंट में बताइएगा। अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और हम अगली वीडियो जो है इतिहास की हुमायूं के ऊपर लेकर आएंगे। इसी प्रकार हम पूरा मुगल वंश आपको पूरे एकदम से करवा देंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, पीडीएफ के लिए आप डिस्क्रिप्शन पे आपको व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, वहाँ पे मैसेज करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, उसका कोई चार्ज नहीं है। मिलते हैं अगली वीडियो पर, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।